नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। मुसलमानों की कुल आबादी का 16 मुसलमान लगभग 15% और बहुजन पिछड़े और आदिवासी मुसलमान 85% होते हैं, जिसको लेकर 1990 के दशक में बिहार से डॉक्टर एजाज अली के ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, अली अनवर के ऑल इंडिया परमादा मुस्लिम महाज जैसे संगठनों ने मुसलमानों के भीतर जाति विनाश के सामाजिक आंदोलन को एक नई गति दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल इंडिया न्यूज़ इस मुद्दे को शुरुआत से ही प्रमुखता से दिखाता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी ने खास मेहमानों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उस बातचीत का कुछ अंश। इस तरीके से एससी, मुस्लिम और बहुजनों को लेकर जो एक आरक्षण का मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं मतलब आगे चलकर दबा दिया जाता है। इसी पर हम बारीकी से हमारे साथ आज खास मेहमान हमारे पैनल में मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से मुखातिब करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर खालिद अंसारी, समाज शास्त्री, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर से मौजूद है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान प्रोफेसर मेराज अहमद आजाद, सहायक प्रोफेसर, यूनिटी लॉ कॉलेज लखनऊ से मौजूद है। और तीसरे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बांगर, जो सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल और अपनी चर्चा की शुरुआत खालिद सर से करना चाहूंगा। सर, एससी, बहुजन, मुसलमानों और ईसाइयों के आरक्षण का मुद्दा क्या है? बारीकी से समझाइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर मनीषा बांगर जी का कि आपने आज मौका दिया हम लोगों को यहाँ अपनी बात रखने का। मुद्दा है शेड्यूल कास्ट मुसलमानों का और शेड्यूल कास्ट ईसाइयों का। ये एक पेचीदा मुद्दा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज मैं एक सामाजिक वेंटेज पॉइंट से, और मेराज क्योंकि लॉ के प्रोफेसर हैं तो वो कानूनी जो पक्ष इस पूरे बहस का और इस मुद्दे रखेंगे। सबसे पहले तो ये बात मैं रखना चाहूं कि जाति जो है वो सिर्फ हिंदुओं की बीमारी नहीं है, बल्कि एक साउथ एशिया या जिसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं वहां पर ये पाई जाती है। और सारे धर्मों में जो बहुजन लोग हैं, जो कमजोर जातियों से आते हैं, वो जाति का दंश झेलते हैं, जातिगत भेदभाव जो है वो झेलते हैं और उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है, ये इसकी शुरुआत होती है 1950 से। संविधान में आर्टिकल 341 जनवरी 26, 1950 में जो आया, वो शेड्यूल कास्ट या कैटेगरी की शुरुआत वहां से हुई। और ये बात हुई कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो लोग आएंगे, जो जातियां आएंगी, उनको आरक्षण मिलेगा। अगस्त 10, 1950 में एक गेजेट नोटिफिकेशन आता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के नाम से जाना जाता है। इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 भी कहते हैं। इस ऑर्डर के तहत शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियां हैं उनको चिन्हित करके उनको उसमें शामिल किया जाता है। एक खास बात होती है 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्लॉज 3 में, जिसमें यह साफ मेंशन किया जाता है कि शेड्यूल कास्ट श्रेणी के अंदर या कैटेगरी के अंदर जो गैर हिंदू जातियां हैं उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बात यही है 1956 में जो शेड्यूल कास्ट सिख हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, और 1956 में एक संशोधन होता है जिसमें सिख शेड्यूल कास्ट को उसमें अंदर लिया जाता है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में। उसके बाद 1990 में दूसरा संशोधन होता है, दूसरा अमेंडमेंट होता है, और जो नियो बुद्धिस्ट हैं या नव बौद्ध तबके हैं उनको शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है।
बाद बचते हैं वो शेड्यूल कास्ट के जिनको जो मुसलमान इस्लाम या ईसाई धर्म के अंदर आते हैं। तो वहां पर एक सवाल उठता है, और ये जो एक्सक्लूजन है, ये जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से इस्लाम और ईसाई धर्मों के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है उनको जो बाहर रखा गया है 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्लॉज 3 के खिलाफ जो है ईसाई धर्म के और जो इस्लाम धर्म के मानने वाले एससी हैं वो इसके खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसकी दो तीन बुनियादी वजह है। पहला, वो कहते हैं कि ये संविधान की मूल जो भावना है उससे टकराता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि समान रूप से कानून लागू होगा। तो जब आपके बौद्ध, हिंदू और जो सिख एससी हैं, जब उनको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है तो सिर्फ ईसाई एससी और दलित एससी को कहा गया है उससे। बात यह है, तो एक तरह से बराबरी के साथ लागू नहीं किया गया। दूसरा जो वायलेशन है वो 15 जो कि कहता है कि धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्लॉज 3 के तहत दो धर्मों के जो एससी हैं उनके साथ धर्म के आधार पे भेदभाव हो रहा है। और तीसरा जो है वो आर्टिकल 25 के तहत, जो कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन या वर्शिप की जो आजादी देता है, यानी अंतःकरण की आजादी या धर्म की स्वतंत्रता देता है, तो उसका भी है। तो ये तो कानून के हिसाब से ये कहते हैं कि भाई जो दलित मुसलमान हैं या दलित ईसाई हैं, तो वो साफ साफ ये बात कहते हैं कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और इसलिए इसको स्क्रैप किया जाना चाहिए, इसको हटना चाहिए। और जो मुसलमानों के अंदर और ईसाइयों के अंदर जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर लाना चाहिए। तीन मूल चीजें हैं जो यहां पर समझने की हैं। पहला, कि क्यों शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जब ये आएंगे दोनों धर्मों के जो जातियां हैं जिनके साथ अनटचेबिलिटी भी होती है, इनको तीन तरह के बुनियादी बेनिफिट्स हैं जो मिल सकते हैं। है कि भाई इनके खिलाफ जो एट्रोसिटी, जो ताड़ना सहते हैं, हिंसा होती है इनके खिलाफ, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का प्रोटेक्शन मिलेगा इन तबकों को। दूसरा, जो डेवलपमेंटल बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में, जो ओबीसी के मुकाबले ज्यादा हैं, और तो उसका भी जो है बेनिफिट होगा, उसका विकास से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, उसका स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका फायदा और ईसाई एससी को मिलेगा। और तीसरा, जो लेजिस्लेटिव हैं, पार्लियामेंट है, उसमें है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कोटा होता है, मिलता है उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे इन तबकों की नुमाइंदगी जो है, प्रतिनिधित्व जो है, वो बढ़ेगा लेजिस्लेटिव बॉडीज पे। तो ये बुनियादी तौर पे ये मुद्दा है जो आर्टिकल 341 के तहत जो 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके तहत जो दलित, जो शेड्यूल कास्ट मुसलमान हैं और शेड्यूल कास्ट ईसाई हैं, उनको जो बाहर रखा हो, इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है। और ये बुनियादी ये मुद्दा है। मिराज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मतलब कुछ ईसाई और मुसलमान संगठनों ने अदालत का रास्ता जी खटखटाया है, क्या रुख रहा जी अदालतों का इस मुद्दे पर अब तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा आप सब लोगों का कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज बात रखी गई है। मैं अपनी बात शुरुआत करता हूं अभी हालिया के एक इंसिडेंट में जो रिपोर्ट हुआ, और ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो यहीं से अपनी बात शुरुआत करूंगा और थोड़ा सा वक्त लूंगा इसके लिए। दिन पहले ये हिसार, हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली ये तबलीगी जमात वाला जो इंसिडेंट है, इसके बाद करीब 250 लोगों ने, जो कि 30 से 40 परिवार, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, दोबारा मुस्लिम से वो हिंदू फोल्ड में चले गए। उसी के कुछ दिन के आसपास जिंद डिस्ट्रिक्ट में
6 भाइयों का एक परिवार था जो कि कन्वर्ट हो गया। ये जो फैमिलीज हैं ये डूम कम्युनिटी इनको कहा जाता है, और एक तरीके से ये मिरासी मुस्लिम्स हैं जो कि फोक सिंगर्स हैं। वहां पर ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जिसका नाम है रबाब, और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इस इलाके में खास तौर से ये लोग रहते हैं। और कहाई मर्दाना थे, बाबा नाना के साथ थे, वो इसी कम्युनिटी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक सवाल सिर्फ बहुत स्ट्रिक्ट जैकेट मेंटलाइजेशन नहीं है जो है वो रिलीजन और कास्ट का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिलीजियस आइडेंटिटीज भी इन्वॉल्व हैं। खास तौर से जैसे कि ये एक बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है। इस बात मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक केस है, बहुत अहम केस है, जो कि पंजाबी फोक सिंगर का केस है, मोहम्मद सादिक का। ये दरअसल नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे हैं और बाद में ये सिख में कन्वर्ट हो गए। 2019 में ये इलेक्टेड है, एमपी हैं, और फरीदाबाद फरीदकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। अब 2012 में भी इन्होंने कंटेस्ट किया था लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और बाद में चैलेंज किया गया इनकी सीट को और हाई कोर्ट ने इनको लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने दोबारा इनको ऑब्जर्व किया कि भाई अ पर्सन कैन चेंज द रिलीजन ऑफ फेथ but not the caste to which he belongs to, as the caste had linkages to the birth। तो बहुत ये सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टैंड था, क्योंकि वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था इस केस में कि भाई ये जो जो कास्ट आइडेंटिटी है वो बर्थ से जुड़ी हुई है। और बात सिर्फ यही नहीं है, और भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जिनकी मल्टीपल रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल तेली हैं, लोहार हैं। और शुरुआत में इस बात को कहना जरूरी है, और ये इस बात पे भी सवाल उठाती है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से भी, और जो इस तरह की कम्युनिटीज हैं जो मानी जाने वाली कम्युनिटीज हैं, वो ये मानती रही हैं कि एक होमोजेनस कम्युनिटी है। जो कि थोड़ा सा पहले भी जाएं, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों का जो कोर्ट का जो एक तरीके से इस मामले में जो समझ लगातार बनी है, वो इस सारी चीजें इन सब बातों से जुड़ी हुई है एक तरीके से। अब 1901 का जो सेंसस है, 1911, 1921 और 1931 का, ये प्रूव करता है कि कोई एक होमोजेनिटी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात में कहते हैं कि भाई इस्लाम स्पीक्स ब्रदरहुड बट कास्ट अमंग द मुसलमान रिमेन्ड। महात्मा गांधी भी इस बात को कहते हैं और एक्नॉलेज करते हैं अपने एक लेटर में कि मुसलमानों में एक कास्ट सिस्टम है। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के दौरान ऐसा नहीं है कि लोग इस बात के लिए अवेयर नहीं थे। मुझे लगता है कि टर्निंग हुई थी, लेकिन वो फाइनली टर्मिनेट होता है जो माइनॉरिटीज के, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज के राइट हैं, आर्टिकल 29 और 30 में आके वो शुरू तो हो जाता है। लेकिन ये होता क्या है खास तौर से कि एक तरीके का ये डिनायल जो कास्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी रही है एमंग मुस्लिम्स में। जैसा कि भी खालिद भाई ने भी कहा कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डर है उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन करता है कि भाई ये मुसलमान जो है, क्रिश्चियन, और जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में सिख और बुद्धिस्ट नहीं थे। 1990 में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के दौरान बुद्धिस्ट को, और 1956 के अमेंडमेंट में इसको जिसे कहते हैं कि सिख को जोड़ा गया। मास्टर तारा सिंह वाज द मेन फैक्टर बिहाइंड दिस। सो प्रॉब्लमेटिक क्लॉज है इसका कि जो कहता है कि नो पर्सन हु प्रोफेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट शैल बी डीम्ड टू अ मेंबर ऑफ सुप्रीम शेड्यूल कास्ट। तो जाहिर है कि इस बारे में बात की गई कि ये आर्टिकल, जैसा कि अभी खालिद भाई ने भी कहा, कि ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 25 है, इन सारे आर्टिकल्स के खिलाफ एक तरीके से इसको समझा गया और माना गया। कोर्ट का जो व्यू है वो एक दिन में फॉर्म नहीं हुआ है, वो रेगुलरली केस बाय केस जो है वो शेप हुआ है। और मैं उस पर 2-3 केसेस पे अभी आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा 1-2 कमिटीज के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि जिनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल सच्चर कमेटी ने बहुत ही कहा अपनी रिपोर्ट में कि देयर इज स्ट्रॉन्ग केस फॉर अकॉर्डिंग एससी स्टेटस टू दलित मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। और दोबारा ये बात वो कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि इन रिफ्यूजिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू दलित मुस्लिम एंड दलित क्रिश्चियंस स्टेट वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 25। पोस्ट सच्चर इवेल्युएशन कमेटी जो कि अमिताभ कुंडू साहब, प्रोफेसर कुंडू साहब उसको हेड कर रहे थे, और अक्टूबर 2014 में उन्होंने रिपोर्ट दिया और रिकमेंड किया कि जो
दलित मुस्लिम हैं जो कि अभी तक ओबीसी लिस्ट में हैं, एक तरीके से उनको वहां से बाहर किया जाए। दे शुड बी टेकन आउट एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द एससी लिस्ट। हालांकि वो एक सब है, वो किस तरीके से शेप होता है। देखिए, जुडिशियल जो पर्सपेक्टिव है, जो कि इसके बारे में बात करने के लिए जुडिशियल पर्सपेक्टिव इन सारी चीजों पर तो जाहिर है कि जो इथनोग्राफिक स्टडीज है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज है और गवर्नमेंट की कई सारी रिपोर्ट है, इन सारी चीजों के ऊपर बेस करता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो दो बातों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर जो 1950 का है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, कास्ट स्टेटस ऑफ कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म, जो जो हिंदुइज्म से जो कन्वर्ट, उनका कास्ट स्टेटस क्या है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो स्पेसिफिक ग्राउंड है कि जिसपे सोशल ग्राउंड, जिसपे किसी एक सोशल ग्रुप को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए, तो यहाँ पे ये लगभग लगभग 3-4 मोटे मोटे पॉइंट हैं जिनके ऊपर कोर्ट जो पर्सपेक्टिव हो वो एक तरीके से उसको डेवलप हुआ या समझा जा रहा है। तो जो पैराग्राफ 3 है इस ऑर्डर का, वो चैलेंज होता है इन सारे आर्टिकल्स में 14, 15 और 25। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कोर्ट का जो रवैया रहा है, वो कोर्ट हैव बीन क्वाइट विलिंग टू कंसीड द पॉइंट दैट द कास्ट सर्वाइव कन्वर्जन। मतलब कोर्ट ने हमेशा लगभग लगभग इन सारे केस में माना है कि कास्ट जो है वो सर्वाइव हो ही जाता है कन्वर्जन होने के बाद भी। तो ये बहुत क्लियर कट स्टैंड है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहां पर आती है, जो जो सबसे कंटेंशियस इशू है वो है क्या, वो ये है कि क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड क्या है एविडेंस का। कि कोर्ट के सामने जब आप जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे कि ये कम्युनिटी है ये और इसको ये स्टेटस मिलना चाहिए, तो जाहिर है कि एक तरीके एक प्रॉपर अथॉरिटेटिव स्टडी सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। और इसमें एक केस इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बहुत ब्रीफ में तुरंत डिस्कस करूंगा। एक सुसाई केस है, सुसाई सेटा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। इसमें जस्टिस पाठक एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है शो करना कि सेम कास्ट जो है वो कंटिन्यू करती है आफ्टर कन्वर्जन। वो ये भी कहते हैं कि ये भी जरूरी हो, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एस्टैब्लिश फर्दर दैट द डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप suffered from the such caste membership continue in operationality in the new environment of the different community। और इस केस में जो कि 1985 का केस है, इसमें जैसा कि सिर्फ कर्सरी एविडेंस रखे गए हैं, नो अथॉरिटेटिव डिटेल्ड स्टडी प्रेजेंट। कोई जाहिर है कि ये बहुत पुराना मामला है, 1985 का मामला है, तब से काफी डेवलपमेंट हो चुका है और इस पिटीशन को जिसे कहते हैं कि डिसमिस कर दिया गया। अब ये सवाल था कि जो ये सवाल है कि हाउ कास्ट डिसेबिलिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। अब इसमें दो बातें जो है वो समझनी चाहिए कि जो नॉन दलित को रिलीजियनिस्ट है, भाई जो दलित और फॉर एग्जांपल मुस्लिम है और जो नॉन दलित मुस्लिम्स हैं वो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा कि जो सिमिलरली हिंदू कास्ट में उनके साथ उन दोनों के जो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन इंडिकेटर हैं उस पर क्या पैरिटी है। तो ये मोटे मोटे तौर पर दो बातें मुझे लगता है कि ध्यान और हो चुके एविडेंसेस हैं जो कि इकट्ठा किए गए हैं। लेकिन जो स्टेट का जो पर्सपेक्टिव रहा है बाई एंड लार्ज, वो एक्सट्रीम सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की तरफ रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक कई सारी वजहों में एक वजह ये भी है कि एक अथॉरिटेटिव लैक ऑफ अथॉरिटेटिव को प्रॉपरली जो प्रेजेंट की बाद में मिश्रा कमीशन और सच्चर कमीशन और जिसे कहते हैं कि और भी तमाम जो स्टडीज हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। केस लॉ की अगर हम बात करें तो मैं ब्रीफ में 2-3 केसेस की बात करूंगा। एक केस है स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर वर्सेस चंद्र मोहन, 2004 का ये केस है। इसमें जो 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 इशू था वो ये था कि वेदर अ पर्सन आफ्टर कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का मामला था, कंटिन्यू टू रिमेन द मेंबर ऑफ द सेम ट्राइब, क्या वो दोबारा उसी ट्राइब का मेंबर रहेगा। तो इस केस में जो जजमेंट था वो ये कहा कि हाँ वो रहेगा, लेकिन 2 कंडीशन उसमें बताई गई। पहला ये है कि क्या कन्वर्जन के बाद भी वो उसी डिसेबिलिटी को सफर कर रहा है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरा बात ये कही गई कि क्या वो सेम कस्टम और प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। केस है कैलाश सोनकर बनाम श्रीमती माया देवी का। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो निकल के सामने आती है कि अगर
जो चिल्ड्रन है वो एब्जर्व कर दें न्यू रिलीजन को और दोबारा अपने पुराने रिलीजन में चले जाएं तो क्या होगा? क्या वो उस कास्ट को सरवाइव, क्या जो ओरिजिनल कास्ट है वो रिवाइव करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट ने कहा कि हाँ वो सरवाइव करेगी। सिमिलरली ये अगर हम कहें कि एक कॉमन पैटर्न हम निकाल के देखें कि तो ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर मनीषा बांगर मैम, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक मूल निवासी राजनीतिक पार्टी और आंदोलन से जुड़े होने के नाते आपकी क्या राय है इस जटिल मुद्दों पर? मुझे लगता है कि पिछले 20 साल से जितना भी मेरा सामाजिक कार्य रहा है वो मेरे राजनीतिक कार्य के पहले एक लंबा अरसा आता है, जो कि पूरी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक रहा है। और उस वक्त में भी तकरीबन मतलब बामसेफ के प्लेटफॉर्म से ही नहीं, निवासी संघ के प्लेटफॉर्म से भी और तमाम जगहों पर जहां पर मुझे पता था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो भी मेरे कलम से लिखा गया वहां पर भी मोस्टली जब भी मुद्दे उठे हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर, तो यह एक तरह से गृहित ही रहा है, वो एक अंडरलाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग करंट रहा है कि हमारा तालमेल, हमारी बातें, हमारा डिस्कोर्स, हमारा नैरेटिव और हमारे जो मुद्दे हमने जो उठाए वह बहुत किस्म के मुद्दे जो निकले वो सारे के सारे पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे रहे हैं, या उनको कहेंगे आप पिछड़ा जो वर्ग है उनसे रिलेटेड। अब आप शेड्यूल कास्ट मुस्लिम्स से रिलेटेड अगर कुछ मुझे पूछते हैं तो इसके लिए हमारे जो तजुर्बात रहे हैं यह कि ये जो कार्रवाई जो डॉक्टर मेराज और अन्य और डॉक्टर खालिद और अन्य जो लोग हैं का जो पढ़ा लिखा तबका है इन चीज़ों को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं और एकेडमी में और लीगल पर्सपेक्टिव में उठा रहे हैं, इसकी जानकारी और इसका जो जागृति जिसको कहते हैं जो आम जनता में बहुत कम है। ना सिर्फ गैर लेकिन मुसलमानों में खुद, और यही वजह है कि वह आपको मोस्टली जो शेड्यूल कास्ट मुसलमानों के है का सारा तबका शुरू से अपने आप को मोस्टली ज्यादातर मतलब मजलिसों में छोड़कर या फिर जब यहाँ पर आप किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर चलते हैं उसको छोड़कर हर तरह में वो एक जिस आइडेंटिटी है वो अपनी राजनीतिक आइडेंटिटी और होती है, और इस वजह से ये जो बल पकड़ना चाहिए शेड्यूल कास्ट मुसलमानों का मुद्दा वह अभी तक उस तरह से बल नहीं पकड़ा हुआ है। इतनी अजीब बात है कि सारे जो उनको एट्रोसिटीज सहने पड़ रहे हैं, जो सारे रिप्रेशन उनके ऊपर आ रहा है, जो स्टेट रिप्रेशन आ रहा है, जिसके ऊपर आतंक छोड़ा जा रहा है और शैक्षिक पिछड़ा में जो है अनटचेबिलिटी की वजह से जो वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने नए आइडेंटिटी में, यह बिल्कुल मोरलेस सेम ही दिखता है मुझे, हार्डली एनी डिफरेंस नजर आता है। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी कि सद्दाम और कई लोग इस चीज से वाकिफ होंगे आप भी कि चीन का मामला आया तब हमने बहुत बड़ी स्तर पर इस चीज को उठाया, इस मुद्दे को उसकी सामाजिक तह में जाते हैं तो बात के एरिया में क्यों ना हो, गुजरात में क्यों ना हो, झारखंड में क्यों ना हो, या महाराष्ट्र में और तेलंगाना में भी जो लिंचिंग हुई है वो देखा गया है कि शेड्यूल कास्ट मुसलमानों का तबका ज्यादा उसमें रहा है, उनके ऊपर वो गाजगिरी है। कुछ पसमानदा मुसलमानों के भी ओवरलैपिंग है, लेकिन ये रहा है। तो वो जो नेशनल स्तर पर मीडिया में जो वह डेफिनेटली वो लोग हैं जो मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं और मुसलमान हैं और खुद मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि अभी हमको दिखता है जामिया के है और यूनिवर्सिटीज से बोल रहे हैं और तमाम देश की यूनिवर्सिटीज से, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, सब तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन वो वहाँ का पढ़ा लिखा अशरफ और अपर कास्ट एलीट वर्ग का तबका है जो कि उनके लिए बोल रहा है तमाम मुसलमानों के लिए। लेकिन इन लोगों का जो है जो शेड्यूल कास्ट मुस्लिम्स के आज़ाद अभी तक वो मेन स्ट्रीम में तो छोड़िए, जो सामाजिक स्ट्रीम है, रेजिस्टेंस स्ट्रीम है, उसमें भी नजर नहीं आती है। इसके अलावा मैं दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहूंगी
कि जहां तक रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये देखिए ये जो आरक्षण का मामला है ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि अभी जो हाल ही में दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मायने रखता है, तो ये बड़ा अजीब सा रहा जक्स्टापोजिशन। जब मंडल कमीशन आया तभी काफी सारी पसमानदा कास्ट और मुस्लिम में से काफी कास्ट मंडल कमीशन का भाग बनी और उनमें एक जोर भी पकड़ा कि वह अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करे। ये होता रहा। लेकिन साथ ही साथ में जो सेक्युलर राजनीतिक और मुस्लिम हिंदू का जो डिस्कोर्स है वह भी पकड़ता चला गया, बिल्कुल भी उसी तेजी के साथ में दौड़ पकड़ता चला गया। और मंडल कमीशन में रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है मुसलमानों की, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम कई जगहों में 4% जो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, उसकी भी आवाज बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि ओवैसी साहब और अन्य कई लोग 4% रिजर्वेशन की बात करते। कई संगठनों ने, हिंदुस्तान हमारा, ऐसे कई संगठन हैं मुसलमान, जमात उलेमा जो है इस्लामी है, इन्होंने 4% रिजर्वेशन की अपने लिए मांग करी है। तो ये बड़ा मामला आता है। लगता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में से मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ये आप बात समझिए कि मुसलमानों व्यापक हिंदुत्व के राजनीतिक स्तर पे प्रताड़न हो रहा है, उसके एक परत अगर भी हम लोग हटा देते हैं तो जो परत इमीडिएटली हमको जो नजर आती है और जो बहुत बड़ी परत है, जो मेन मुद्दा है वो ये है, और वो है उनके प्रतिनिधित्व का। आज देखिए कि बात है यूपीएससी का, हमारे सामने यूपीएससी का मामला आया और वहां पर देखा गया कि मुसलमानों के काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पर चयन उनका हुआ और तुरंत ही इसको रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे से, जहां की जो सेक्युलर राजनीतिक ताकतें हैं, हिंदुत्व तथाकथित हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी की ताकतें हैं, उनका ये रहता है कि किस तरह से इमीडिएटली हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। देखिए, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से क्यों ना हो या बीजेपी के माध्यम से, इस देश की राजनीति जो चल रही है और सामाजिक है और जो उसका असर हमारे जजमेंट्स के ऊपर भी होता है, वह है नॉन सेक्युलर, हिंदू बनाम मुसलमान। और यहाँ का जो पूरा सिस्टम है, चाहे जुडिशरी का हो, मीडिया का हो या एकेडेमिया का हो, और वो मुस्लिम और हिंदू के एलिट अपर कास्ट वर्ग का हो, वो उसको ये दो नैरेटिव में ही फंसा के रखना चाहता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में फिर शेड्यूल कास्ट मुस्लिम का क्या बात हुई? शेड्यूल कास्ट की अगर बात हो और अगर उनको उनके हक अधिकार मिलेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, चाहे शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियंस की वे क्यों ना हो, तो क्या होगा कि मसला हिंदू बनाम मुसलमान न बनते हुए, सेक्युलर वर्सेस नॉन सेक्युलर बनते हुए, पूरी तरह से वो रिप्रेजेंटेशन पर आ जाएगा। मतलब जिस तरह से मंडल कमीशन ने इस देश की राजनीति की पूरी काया पलट करके पूरी डायरेक्शन बदल दी, तमाम ओबीसी लोगों के लिए और तमाम पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए है और बहुजन समाज के लिए, वैसा ये मुद्दा है जिसके उसमें ताकत है, उस मुद्दे में इतनी ताकत है कि वह पुनः वो डायरेक्शन, वो पूरी राजनीति की बदल सकता है। और यह बात यहाँ के हुक्मरान लोग जानते हैं और वो तमाम वो टेक्निकलिटीज में, जजमेंट की टेक्निकलिटीज में और आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्निकलिटीज में उसको ये फंसा के रहेंगे। वो लोग उसको सब कैटेगराइजेशन में लाएंगे, उसका वो एक केक है, इसके कितने लोग लेंगे, वो उनको इस मामले को 100% शेड्यूल कास्ट मुस्लिम्स बनाम नॉन मुस्लिम शेड्यूल कास्ट में लगाया जाएगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन ये इसके वो बात होगी, वो तो होगी ही, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ का ताकतवर वर्ग है वो कभी भी नहीं चाहता है कि मुसलमानों को लेकर बातें रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी या हिस्सेदारी की बात हो। समझ लोगों में आना बहुत जरूरी है।
ये फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और हाँ, बिल्कुल यूपीएससी के मामले में आप देखिए गए कि सुदर्शन टीवी का जो बंदा है वो ला रहा है, जिहादी लाया, दुनिया का लाया। क्यों? क्योंकि वह यूपीएससी के मामले में कुछ ही दिनों पहले बहुजन बुद्धिजीवी के माध्यम से सवालिया निशान खड़े हुए कि किस तरह से वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है, प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है, वहां पर ब्राह्मणवाद जाए, वहां पर अपर कास्ट 10% लोगों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या से बहुत ज्यादा है और इस वजह से वहां पर लोगों की हकमारी हुई है। ये नैरेटिव और ये बात पकड़ रही थी। तुरंत ही यहाँ के मीडिया ने और लोगों ने उसको हिंदू बना मुसलमान उन्होंने बनाना और उन्होंने उसको बनाया, जबकि मुसलमान जो स्टूडेंट्स वहां पर जिनका चयन हुआ गया, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, पिछले साल के रिकॉर्ड दिखाएंगे तो कुछ परसेंट उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान स्टूडेंट तो पहले से ही उनका आईएएस आईपीएस में होता रहा। तो यह राजनीति प्रबल तरीके से ली जा रही है। खालिद अनीस अंसारी सर, मैं दोबारा वापस आपके पास लौटना चाहूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या तर्क है कि एससी मुसलमानों के आरक्षण के समर्थन और विरोध में, और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए सर? मैं डॉक्टर मेराज ने जिक्र किया था, जो हिसार में करीब 250-40 परिवार डूम जाति के या मीरा जाति के जो हिंदू धर्म में और इस तरह के 2-3 उदाहरण उन्होंने और दिए थे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो शेड्यूल कास्ट या वो लोग हैं जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है पास्ट में, उनके पास अपनी जिंदगी जीने की जो आजादी है, अपना धर्म चुनने की आजादी, तौर तरीका चुनने की आजादी, ये पूरे ऐतिहासिक तौर पे पास नहीं रहा। और ये जो 341 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो क्लॉज 3 है, ये एक तरह से उनकी आजादी को बाधित करता है। मान लीजिए मैं अगर आज एक बौद्ध दलित हूं, या सॉरी मान लीजिए मैं आज एक दलित हूं और मैं कल अपनी कोई धर्म में जाना चाहता हूं, तो फिर अगर मैं उस धर्म में जाऊंगा तो जो शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं उनको त्यागना पड़ेगा, उनको मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं से ऐतिहासिक तौर पे जो ऑटोनॉमी का क्वेश्चन है, या जो दलितों की शेड्यूल कास्ट तबकों की जो आजादी का सवाल है, मूल निवासियों का जो आजादी का सवाल है, उसके खिलाफ जाता है। पहला तो एक बड़ा मामला ये है। दूसरा, डॉक्टर मिराज ने सुसाई 1985 है उसका जिक्र किया, जिसमें पहली बार बहुत खुल के इस बात पे चर्चा हुई। तो उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये बात है के बाद कास्ट रहता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी कितनी रही है और उसका डन है कि नहीं है, किस तरह की किस तरह का सर्वे है, इस तरह की बात ने उठाई। लेकिन आज 1985 से लेकर आज 2020 में अगर हम सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर देखें, काफी एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क आ चुका है जो पूरी तरह से एस्टैब्लिश करता है कि भाई वो मुसलमान एससी हैं या जो क्रिश्चियन एससी, तो कन्वर्जन के बाद भी उनके साथ उसी तरह का भेदभाव होता है। और मान लीजिए कि अगर इस्लाम और ईसाई धर्म में नहीं भी होता हो, तो भारत में जो छुआछूत की परंपरा है वो पेशे से जुड़ी हुई है, वो पेशा आधारित है। तो अगर कोई मुसलमान सफाई कर्मचारी है कश्मीर में, जैसे वातल कम्युनिटी है, अगर वो मैला ढोने, सीवर और लैट्रीन साफ करता है, तो उसके साथ भी उसी तरह का भेदभाव होगा, बिना ये देखे हुए कि वो मुसलमान है, हिंदू है या ईसाई या बौद्ध है। तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, वो लोगों के पेशे की वजह से होता है, और धर्म बदलने से पेशा नहीं बदलता है, और वाइडर समाज में उसके साथ उसी तरह का भेदभाव चलेगा। तो पहली बात, आज हमारे पास काफी एविडेंस है कि जो मुस्लिम एससी हैं या क्रिश्चियन एससी हैं, उनके साथ धार्मिक इंस्टीट्यूशन में भी भेदभाव होता है। मैंने 2008 में एक वाकया हुआ था बिहार में, चंपारण के अल्लाहपुर गांव में, जहां पर
नमाज जो जुमे की हो रही थी, तो उसमें कुछ पसमानदा मुसलमान थे जिनको कोहनी मार के पीछे की सफों पढ़ने के लिए कहा। उस हुआ तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी घास फूस की एक छोटी सी मस्जिद बनाई पसमानदा मुसलमानों ने अलग, और वहां पे वो जुमे की नमाज अदा करने लगे। कुछ दिनों बाद जब मामला बढ़ा तो 6 दिसंबर की रात में जो अपर कास्ट वहां मुसलमान थे, सवर्ण मुसलमान थे, अशराफ मुसलमान थे, उन्होंने उनकी वो मस्जिद जो घास फूस की बनाई थी वो जला दी उन्होंने। तो 6 दिसंबर की जब बाबरी मस्जिद की हम बात करते हैं उस पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन अल्लाहपुर की ये मस्जिद जो कि मुस्लिम मुस्लिम वायलेंस का एक रिफ्लेक्शन है, जहां पे सवर्ण मुसलमान पसमानदा मुसलमानों के ऊपर धर्म आधारित जो उनकी मस्जिद है उसमें वो वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, इसकी चर्चा नहीं होती है। तो आज ये बहुत क्लियर है कि एससी, ईसाई और मुसलमानों के साथ भी समाज में उसी तरह का अनटचेबिलिटी है, उसी तरह का भेदभाव है, क्योंकि भेदभाव जो है वो पेशे से आता है, उनके वर्ग से आता है। दूसरी बात जो है, चॉइस की बात हो गई, हमने बात की कि अनटचेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस होती है इस्लाम और ईसाई धर्म में भी। और एक बड़ा सवाल जो उठता है 341 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पैरा 3 क्लॉज 3 के ऊपर, वो ये है कि सिख और जो बौद्ध धर्म है वो भी तो जाति सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं। तो अगर ये क्लॉज है, अगर ये आर्गुमेंट है कि भाई हिंदू धर्म के अंदर जाति है और इस्लाम और ईसाई धर्म के अंदर जाति नहीं है नॉर्मेटिवली, मतलब ईसाई और इस्लाम धर्म जो है वो जाति नहीं मानता इन प्रिंसिपल और हिंदू धर्म मानता है, तो फिर ये बात तो बौद्ध धर्म और सिख धर्म में भी लागू होती है, क्योंकि सिख धर्म जाति के खिलाफ एक आंदोलन है और बौद्ध धर्म भी जाति के खिलाफ एक आंदोलन है। तो बौद्ध और सिख धर्म के शेड्यूल कास्ट को आप शेड्यूल एससी कैटेगरी में अंदर ले लेते हैं और मुसलमान और ईसाई धर्म के एससी को नहीं लेते हैं, तो ये अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं सब लोग। अब जब हम काउंटर व्यू की बात करते हैं, ये तो वो सारी रीजंस हो गई कि क्यों एससी कैटेगरी में सिख मुसलमानों को और ईसाई धर्म के जो एससी उनको अंदर लाना चाहिए। लेकिन ऐसी आवाज उठती है कई कॉर्नर से जो इसका विरोध करते हैं। उसमें पहला आर्गुमेंट है, बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि भाई जाति जो है हिंदू धर्म की प्रथा है, तो इसलिए नॉन हिंदुओं को नहीं मिलनी चाहिए, ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा एक आर्गुमेंट ये आता है कि ब्रिटिश इंडिया में भी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और उसके तहत जो 1936 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसमें भी एक तो साफ मेंशन्ड है कि ईसाई दलितों को इसमें शामिल किया जाएगा, इस मुसलमानों का जिक्र नहीं है उसमें, लेकिन 1936 में ब्रिटिश इंडिया में ये मेंशन था कि भाई ईसाई दलितों को एससी कैटेगरी क्लासेस जो उस वक्त कहा जाता था उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो लोग ये कहते हैं जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं शामिल किया जाए तो अब क्यों शामिल किया जा रहा है, आजादी के बाद क्यों शामिल किया जाए। दूसरा आर्गुमेंट यह, तो अब सवाल यह है कि भाई ये खुद रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये बात कहते हैं, और जो लोग रंगनाथ मिश्रा कमीशन में जो आशा दास थी जिन्होंने नोट ऑफ डिसेंट लगाया, वो भी ये बात कह रही हैं कि 1936 में जिन लोगों को डिप्रेस क्लासेस के अंदर जिन कास्ट को लिया गया था वो बिना किसी सर्वे के लिया गया था, जो एक डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से लिया गया था। उसी लिस्ट को लगभग 1950 में आर्टिकल 341 प्रेसिडेंशियल आया, उन्हीं जातियों को बिना किसी सर्वे में शामिल कर लिया गया, और उसके बाद लगातार जिन जातियों को शामिल किया जा रहा है पार्लियामेंट के जरिए से, वहां पर भी कोई बड़ा सर्वे नहीं हो रहा है। तो पहली बात जो मानने की है वो ये है कि भाई जाति एक गतिशील चीज है, एक डायनामिक चीज है। एक बार कोई चीज डिसाइड हो गई तो इसका मतलब नहीं कि वहां क्लोजर हो गया, बल्कि हालात के साथ, नई समझ बनने के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको पुराने कानून और पुराने लॉ को बदलना पड़ता है। और आज ये बहुत साफ है कि जाति गैर हिंदू धर्मों में है। आज ये भी साफ है कि अगर आप सर्वे कराएंगे और अच्छी तरह से सोशियोलॉजिकल स्टडी होगी तो अनटचेबिलिटी आपको ईसाई और इस्लाम धर्म के अंदर भी मिलेगी। और एक तर्क इसमें है कि एग्जिस्टिंग कोटा है शेड्यूल कास्ट का, अगर दलित और मुसलमान अगर ईसाई और क्रिश्चियन एससी को अंदर लाया जाएगा तो कोटा जो है उसका शेयर उनका मारा जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि भाई आप 50% जो सीलिंग थी वो तो अब सैकड़ों रही नहीं। डब्ल्यूएस कोटा
बाद 50% की सीलिंग तो टूट गई है। कोटा बढ़ाया जाए, शेड्यूल कास्ट का कोटा बढ़ाया जाए और शेड्यूल कास्ट मुसलमानों और ईसाइयों के उसके अंदर शामिल किया जाए। लेकिन इन सारी कानूनी दुविधाओं के और कानूनी जो बहस है, इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं गहराई से ये बात मानी जाती है कि इस्लाम और जो ईसाई धर्म है वो बाहर के धर्म है, और ये अक्सर कई ब्राह्मणवाद इस बात का लगातार प्रचार करती रही हैं। और सिख, बौद्ध और जो हिंदू धर्म है वो भारत के धर्म है, यहाँ के अपने धर्म है। तो कहीं ना कहीं पीछे लोगों के ये चीज काम करती है, ये जो फॉरेन और इंडिजिनस रिलीजन्स का जो एक आइडिया है पूरा, तो पहले तो ये गैर संवैधानिक है, पहली बात तो मैं ये कह दूं। और दूसरा, अगर ये जांच पड़ताल करने भी शुरू हो जाए आदमी कि कौन धर्म बाहर से आया है और कौन धर्म अंदर का है, तो उसमें काफी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम आर्यन थ्योरी देखें और जिस तरह से इतिहास में विकास हुआ भारत में, हिस्टोरिकल जो है, तो कई धर्मों के बारे में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। तो मोटा मोटा है। और आगे का क्या रणनीति हुई भाई? दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो राजनीतिक है, सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रास्ता है, और दूसरा रास्ता कोर्ट के जरिए से है। पिछले कम से कम 20-25 आज का नहीं है, 1950 में जब प्रेसिडेंट आया था क्लॉज 3, तो कई सिख धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ताकि उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू साहब और राजेंद्र प्रसाद साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट थे, उनसे मिले थे। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था 1950 में ही कि भाई शेड्यूल कास्ट ईसाइयों को अंदर लाया जाए। 2004 में रिट पिटीशन पड़ती है, और पिछले 50, 60, 70 साल से ये पिंग पोंग चल रहा है। अदालत जो है वो राजनीतिक की तरफ दे देती है कि भाई पार्लियामेंट इस पर फैसला ले, और पार्लियामेंट जो है अदालत की तरफ कर देती है कि भाई अदालत इस पर फैसला ले। और मामला सिर्फ ये है कि अगर हम राजनीति का रास्ता लेते हैं, तो जो दलित शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन हैं या शेड्यूल का ईसाई हैं, इतने कमजोर हैं और इतने कम उनके नंबर्स हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को इस पे बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। और आप जानते हैं कि जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, उनके संसाधन होते हैं, उनके अंदर मानसिक गुलामी ज्यादा होती है, क्योंकि जो धार्मिक पंडे हैं और अशराफ तबका या सवर्ण तबका है जो धर्म के ऊपर कब्जा रखता है, वो उनको पूरी तरह से धार्मिकता में बांधे रखता है और उनको एक मानसिक तौर पर बनाता है, और रोजी रोटी के उनके सवाल है वो नहीं उठ पाते हैं। हम लोग कहते हैं भाई इस्लाम में दुआ की पॉलिटिक्स चल रही है, सवाब की पॉलिटिक्स चल रही है, दवा की बात नहीं हो रही है। तो दलित मुसलमान या दलित शेड्यूल कास्ट मुसलमान, शेड्यूल कास्ट ईसाई इतने कमजोर हैं कि वो अभी संगठित नहीं हो पाते हैं और राजनीति पे असर नहीं डाल पाते हैं। और कोर्ट जो है वो इसका संज्ञान उस तरह से नहीं लेता है। तो एक ये है। और मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है ना, तो राजनीति से रास्ता निकल रहा है, अदालत से नजर आ रहा है, लेकिन जैसा डॉक्टर मनीषा बांगर ने शुरू में कहा था कि हम लोग को लगातार जागरूकता फैलानी है अपने तबके में और सारे तबकों में, ताकि ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी के बाहर एक राजनीति तैयार हो पाए। तो लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं, और मानता हूं कि आज जो आपने इतना अच्छा ये कार्यक्रम रखा, ये भी एक पहल है उस दिशा में। और एक मेटाफर मुझे आता है कि कभी कभी आप कॉन्क्रीट देखते हैं, कॉन्क्रीट में से एक छोटा सा पीपल का पेड़ निकलता है और वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो उस उम्मीद पे हम लोग कायम रहते हैं कि संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हार ना देख हम लोग ये देखेंगे कि संघर्ष ही हमारा रास्ता है, और संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। और हो सकता है कि आगे चल के इसी कॉन्क्रीट में से एक पीपल का कोई छोटा सा पेड़ निकले और एससी मुसलमान और एससी ईसाइयों को जो है इंसाफ मिले, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्लॉज 3 स्क्रैप हो, और एक व्यापक दलित गोलबंदी हो। और जब हम एससी की बात करें या ओबीसी की बात करें या आदिवासी की बात करें, तो वहां पे रिलीजियस न्यूट्रलिटी हो और सारे धर्मों के जो पसमानदा हैं वो एक छत के नीचे आए और भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाला देश, एक ऐसा कल्चर बनाए। ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मेराज अहमद सर, मैं दोबारा आपके पास लौटना चाहूंगा और उसके बाद जो है आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती है इस मुद्दे पर? देखिए, मैं इस सवाल पे भी आ रहा हूँ
एक तो जो डॉक्टर मनीषा बांगर जी ने जो बात कही वो मैं उससे हद तक सहमत हूं कि जो कम्युनिटी है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, काफी वक्त तक हम लोग का ये मानना रहा है कि राजनीतिक जो दल है, सरकारें हैं या और कोर्ट की अपनी टेक्निकलिटीज हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो जिनके बारे में बात की जा रही है वो इस बात को लेके कितना जागरूक हैं, उनके अंदर से कितनी आवाजें आ रही हैं, वो इस बात को लेके कितना डिस्कशन कर रहे हैं, और जब डिस्कशन कर भी रहे हैं तो वो आपस में बातचीत क्या कर रहे हैं, उनके कंटेंट क्या है डिबेट के, अगर वो सोच कर रहे हैं या पर्सनल कन्वर्सेशन में भी बात कर रहे हैं। तो मुझे मतलब अभी भी खालिद भाई भी लगभग यही बात कह रहे हैं कि भाई अभी वो बहुत ही एक तरीके से कमजोर हैं एकेडमिक फॉर्मुलेशन में भी अपनी बात को कहने में। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब तक ये इस पे ठीक से काम नहीं होगा तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि तब तक उस पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव हम बना पाएंगे। खालिद भाई ने एक उसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं कि अब जैसे कि जो फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्जन थी शेड्यूल कास्ट लिस्ट की फॉलोइंग 1950 ऑर्डर 6 का जो इंक्लूजन हुआ है दलित सिख का 1956 में हुआ है, लेकिन जैसे मजहबीज हैं, रामदसियाज हैं या कबीर पंथीज हैं वो पहले ही इंक्लूड कर लिए गए थे। और ये 1935 में भी चूंकि उस वक्त की अपनी पॉलिटिक्स रही होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये एक कॉलोनियल ऑर्डर था 1935 का, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था एक तरीके से, जिसमें स्पेशली कह दिया गया कि दलित क्रिश्चियंस हैं वो इसका पार्टनर नहीं है। मैं मानता हूं कि आप बिहार में देखिए तो नीतीश कुमार जी ने भी स्पेशली खुल के कहा भी इस बात को, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, मुलायम सिंह यादव ने 2004 या 5 में शायद कहा खुल के कि ये जो दलित मुसलमानों की जो डिमांड है वो एक जेन्युइन इशू है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है वो नीचे तक नहीं गया, और बीच बीच में जो मुस्लिम कोटे की बात होने लगती है उसकी वजह से भी ये जो दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन की जो डिमांड है वो पीछे होती चली जा रही है। आंध्र प्रदेश में आप देखिए कि एक तरीके से क्या होता है कि जो 2010 में जो ऑर्डर स्ट्रक डाउन कर दिया गया जिसमें कि मुस्लिम के कोटे की बात की गई थी, सवाल ये है कि जब तक मुस्लिम कोटे की या माइनॉरिटी कोटे की बात होती रहेगी और वो डोमिनेंट डिस्कोर्स बना रहेगा, तब तक बहुत हद तक हम दलित मुस्लिम या दलित क्रिश्चियन की बात हम शायद नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अहम जो बात है वो ये है कि जो अवाम है वो इस बात को समझे। मैं इस नतीजे पर आज टेंटेटिवली पहुंच पाता हूं। जी डॉक्टर मनीषा बांगर, मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से मतलब क्या आपके अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में एससी मुसलमानों और ईसाइयों से संपर्क होता है, क्या समस्याएं होती है उन लोगों की? मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है पहले मेरे इसमें, और वो सारा चर्चा का मुद्दा बना है। और इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी और मैं अपनी यहाँ ही समाप्त करना चाहूँगी कि हालांकि इस डिस्कशन में हमारा काफ़ी सारा जो बल रहा है वो दलित मुस्लिम्स के ऊपर चर्चा करने में रहा है, लेकिन जो मेरा तजुर्बा शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियंस को लेकर है वह उसके ऊपर तो काफ़ी सारा स्टडीज़ हुए हैं, काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। उनको धार्मिक ही नहीं, धार्मिक तरीके से मतलब अलग से चर्चेस होना, उनके ऊपर उनके बीच में शादियां नहीं होना, उनके बीच में कोई संबंध नहीं, फ्रेंड सर्कल नहीं, और जो रिलीजियस कंटेक्स्ट में ही उनका रिप्रेजेंटेशन होना, बाय नॉमिन हो या कैसे भी हो, वो कई सारी बॉडीज में हमारी नज़र आता है। इसके अलावा जितने भी एट्रोसिटीज हुए हैं और जिनका बोलबाला पूरे दुनिया भर में होता रहा, जिसका संज्ञान जो इंटरनेशनल क्रिश्चियन बॉडीज है और वेटिकन तक के लोगों ने लिया है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि जो इसमें पहले क्रिश्चियन के पहले जो शेड्यूल कास्ट थे और तेलंगाना उड़ीसा के जो शेड्यूल ट्राइब्स है
उनका ज्यादा प्रताड़न हो रहा है। जो सीरियन क्रिश्चियंस है, अपर कास्ट क्रिश्चियंस है, वही उनका ज्यादा प्रताड़न कर रहे हैं। तो उनका डबल प्रताड़न होता है, एक तो कि वो उनका क्रिश्चियन होने की वजह से और एक उनकी जाति की वजह से। और ये भी बात आपको बता दूं कि क्रिश्चियन होने के बावजूद भी जो नॉन क्रिश्चियन है उनको सबको मालूम होता है कि ये निचली जाति के हैं। वो उनकी पहचान वो निचली जाति करके ही कहते हैं, उनको कोई क्रिश्चियन करके नहीं समझ में आता। उनके ऊपर फिर हंसी भी रहती है कि ये 1 किलो चावल दे दो, चावल में बिकने वाले, मतलब इस तरह से। तो कहने का मतलब है, आप भले ही अपने आप को कुछ बोल लें, आपके अपने आप को क्या बोल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता इस देश में। इससे किस चीज से फर्क पड़ता है कि अगला और जो प्रस्थापित लोग हैं जिनके हाथ में इस देश की सारी सत्ता है, वो आपको क्या समझते हैं और वो समझ कैसी समाज में पिरो रहे हैं, ये बात है। और आपके समाज के ऊपर, आपके खुद इंडिविजुअल लेवल पे जितना भी आपकी हकमारी हो रही है और जितनी भी हिंसा आपके साथ हो रही है, वो चश्मे से ही होगी, वो उस एंगल से होगी, उस लेंस से होगी। तो यह देखना, अगर इस देश में को सही मायने में लोकतंत्र बनाना है, सही मायने में डेमोक्रेटिक बनाना है, और ये हिंसा जो हो रही है अगर इसको थामना है, तो ये मुद्दा रिप्रेजेंटेशन का और ये यहाँ पर आना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक इसके रणनीति, आगे की रणनीति का सवाल क्या है, उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगी, और वह है कि निसंदेह है कि ये समाज में इस बात को लेकर जाएंगे। अभी सीए का आने वाली है, सारे के आर्थिक तरीके से है वह उनके ऊपर आएगी। जो सपोज अगर मान लेते हैं कि बुद्धिस्ट लोग, या मान लेते हैं कि अगर हमको बंगाल के बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर आती है, अगर सीए का मामला, एनआरसी का मामला आता है, या मुसलमानों का आता है, या और भी कहीं का, तो अभी हमने देखा है और हम ये पढ़ भी रहा है इस देश का कि जो आर्थिक तरीके से सबल है वो तो दूसरे देश में चले जा रहे हैं। हमारे हैदराबाद में कई सारे हमारे दोस्त हैं जो आर्थिक तरीके से सबल मुस्लिम लोग हैं, वो माइग्रेट हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बहरीन जा रहे हैं, मस्कट जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा है इस देश में रहना, लेकिन दे कैन अफोर्ड टू गो अवे। बट हु आर द पीपल हु आर नॉट अफोर्ड टू गो, कैन नॉट अफोर्ड टू गो अवे, जिनको यहाँ पे रहना पड़े, ये जो इस मट्टी में ही उनको मरना पड़ेगा, वो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो ये सीए का, एनआरसी का मामला जो है वो वहीं से आया है, क्योंकि प्रतिनिधित्व का मामला और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर 10% और 3 से 7% लोगों ने हर संस्थान के ऊपर कब्जा किया है, और वो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, वो निर्णय ले रहे हैं, जो जहां पर हम निर्णय में है ही नहीं, वो हमारा कैसा हुआ। तो ये बात जो है इस मीडिया में हो या हर चीज में, मीडिया इन चीजों को फैलाती है, उसका ओपिनियन बनाती है, जनमत वहां से बनाती है। तो उसका एक ही निष्कर्ष और उसका एक ही तरीका है कि ये आंदोलन के तौर पर समाज को लेकर होगा। जैसे ही ये कोरोना का एक दूसरा मामला आ गया, बट ये है कि कोरोना की वजह से सीए का मामला थोड़ा पीछे चला गया। तो जैसे ही कोरोना का ये माहौल खत्म होगा या कम होगा, वैसे ही हम इस तरह पे उतरेंगे। मंडल कमीशन के लिए ओबीसी के लोग तैयार है या हो रहे हैं, उनका बुद्धिजीवी लोग आगे आ रहे हैं और उनके लोग तैयार है, हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। और इसके अलावा पसमानदा और तमाम लोगों को जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों को लेकर हम लोग, ये शेड्यूल कास्ट मुसलमान और शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियंस लोगों का मामला है, बौद्धिस्ट लोगों के ऊपर भी बहुत सारे आतंक हो रहे हैं, इन तमाम लोगों का लेकर हम लोग इसको समाज में चलेंगे। उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, तो हमारी भी यात्रा निकलेगी, और इसका हमको जरूर रिजल्ट आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन ये इट विल कॉल इन फॉर मेनी सैक्रिफाइसेस एंड ह्यूज सैक्रिफाइसेस। तो ये जिनको लोकतंत्र बचाना है वो इसके लिए तैयार रहना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे प्रोफेसर खालिद अंसारी, जो समाजशास्त्री ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर से थे, और दूसरे मेहमान प्रोफेसर मेराज अहमद आजाद, जो सहायक प्रोफेसर जो है यूनिटी लॉ कॉलेज लखनऊ से थे। और
एक खास मेहमान और डॉक्टर मनीषा बांगर जो सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एससी मुसलमानों के हक हुकूक को, आरक्षण को लेकर जो दबाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अदालत से हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे टाल कर जो दबाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से सरकार अलग पैंतरा अपना रही है। हालांकि इसके खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। साथ ही साथ कई विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर सरकार पर आरोप भी लगातार आ रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का ये दोहरा रवैया और सरकार की चुप्पी इस पर कब तक जारी रहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़ और इस खबर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।